खास तबका और एक खास भीड़ अचानक ट्रेन पकड़ के न जाने कहां भाग जाना या कहां निकल जाना चाहती है। 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। जो चुनावी ढांचा है, जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, वो हम कैसे किसी दूसरे की हाथ में जाने दे सकते? तकलीफ वहां की सरकार को हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें पता है उनकी सियासी जमीन खिसकने वाली है। जब तक रोटी पानी चल रहा है, और जिस दिन आपने मना किया भाई साहब आप हमारे घर में क्या कर रहे हो, उस दिन वो आपके घर को आग लगा देंगे। जो पहले वाम खेमों को वोट करता था, फिर इन पर पकड़ बना ली दीदी ने। ये लगातार दीदी को वोट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, आंख, कान और नाक भी सब कुछ खुला रखिएगा, क्योंकि जो चीज आंख या कान जब धोखा दे जाए तो थोड़ा सूंघने की भी कोशिश करिए, क्योंकि देश में वो सब कुछ पिछले कई सालों से करने की कोशिश हो रही है। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके विपरीत विचारधारा के लोग सत्ता में काबिज हो गए। लोकतंत्र में यह बात है कि कहा जाता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। आप एक चुनाव हारे, आप दूसरे चुनाव में जनता के बीच अपने मुद्दों के साथ जाइए, सामने वाले के गलतियों के साथ जाइए, एक्सपोज करिए और जनता में अपना भरोसा कायम करिए और सरकार बना लीजिए। यही लोकतंत्र कहता है। लेकिन डेमोक्रेसी में एक और दूसरी चीज है, एक वो चीज जो धोखा, फरेब, धांधलेबाजी, घोटालेबाजी, घपलेबाजी, नैरेटिव का खेल, ये सब कुछ खेला जा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जरा नाक खोल कर रखिएगा। इस देश में पिछले कुछ सालों में वो हुआ है जिसका ख्वाब ये देश लंबे समय से देख रहा था। मसलन हमने अपनी किताबों में पढ़ा कि 370 कभी हटाया ही नहीं जा सकता। दुनिया में, भारत में कैसी भी सरकार होगी वो 370 को नहीं हटा सकती, लेकिन एक सरकार आती है जो 370 को फाड़ के कूड़े में डाल देती है। फिर हमने सुना 500 सालों का इतिहास और कई बार टूट चुका राम मंदिर। हमने कहा कि राम मंदिर फिर ये देश कभी देख नहीं पाएगा, अयोध्या में कभी फैसला हो ही नहीं सकता, लेकिन उस पर न्यायालय का फैसला होता है और राम मंदिर, रामलला विराजमान हो जाते हैं। कश्मीर में जनगण मन वंदे मातरम गाने पर कहा जाता था कि गोलियों की बरसात हो जाएगी, आग लग जाएगी। उस कश्मीर में लाल चौक पर दिवाली और जन्माष्टमी इसी सरकार में हमको देखने को मिले। लेकिन ये सब बहुत सारे लोगों को नागवार गुजर रहा है, और साथ ही ये भी क्योंकि देश में एक ऐसा नेता आजादी के बाद, लंबे समय बाद एक ऐसा नेता खड़ा हो गया है जिसकी एक आवाज पर जनता इधर से उधर हो जाती है, तो बाकी लोगों के लिए भरोसे का संकट है, क्योंकि वो भरोसा उनका जनता की नजर में उस लेवल का है नहीं। तो कहानी अब अलग अलग तरीके से खेलने की कोशिश हो रही है। बात कर रहे हैं हम लोग पश्चिम बंगाल की, वो एसआईआर जो बिहार में मत प्रतिशत को बढ़ा देता है। इतिहास का सबसे बड़ा मत प्रतिशत मतदान में बिहार को पहले फेज में मिला है, 64.66% का। अगर यही रह गया ट्रेंड तो बिहार अपना रिकॉर्ड मतदान करने जा रहा है। ये तब हो रहा है जब चुनाव आयोग ने कहा कि हम वोटर का फिल्टरेशन कर रहे हैं, वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब यही शुद्धिकरण देश के 12 राज्यों और यूटीज में होने जा रहा है, जिसमें एक वेस्ट बंगाल भी है। लेकिन वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको हैरान कर देगा। जो बीएलओज एसआईआर करने जा रहे हैं, उनके पीछे पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेकर के घूम रहे हैं। आपको पता है इस तरह की तस्वीरों का क्या मतलब है। बीएलओज को टीएमसी के दफ्तरों में बिठाया जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और जैसे ही एसआईआर का ऐलान हुआ, कलकत्ता से लेकर हावड़ा से लेकर बजबज तक अलग अलग इलाकों में, झुग्गियों में रहने वाले बहुत सारे इलाके अचानक खाली हो गए हैं। सियालदह स्टेशन से लेकर हावड़ा स्टेशन पर अलग अलग ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है, और एक खास तबका और एक खास भीड़ अचानक ट्रेन पकड़ के न जाने कहां भाग जाना या कहां निकल जाना चाहती है। मैंने आपसे कहा कि वोटर प्रक्रिया ये जो है एसआईआर वाली, ये केवल शुद्धिकरण का दौर है कि आपका नाम है, नहीं है, ठीक करा लीजिए। आप इसी देश के वोटर हैं, नहीं है, बस इतना बतला दीजिए। आप यहाँ के नागरिक हैं, इसके थोड़े से सबूत दे दीजिए। और इसके लिए एक आध डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, 12-14 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इनमें से कुछ भी है
वो दिखला दीजिए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि राज्य सरकार इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए, वोट चोरी हो रही है क्योंकि ब्राजील की कोई महिला आकर के वोट डाल देती है। लेकिन वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशियों का एक बड़ा तबका रह रहा है, मुझे नहीं पता कितने लाख या करोड़ है। किरण रिजिजू ने 2016 में राहुल जी बताया कि देश में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। अगर ये बात सही है तो क्या इस देश में वोटिंग का शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए? और वेस्ट बंगाल जब आप पकड़ रहे हैं तो वेस्ट बंगाल के वो जिले पकड़िए, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर जैसे जिले जो बिल्कुल बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं और इन इलाकों में जबरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। मैं फिर आपको बता दूं कि SIR की प्रक्रिया जो 4 नवंबर से शुरू हुई है, ये शुरू होते ही वेस्ट बंगाल के इन जिलों में जबरदस्त हलचल है। बहुत सारे इलाके लोग खाली करके न जाने कहां चले गए हैं। राहुल जी, ये जो विरोध की प्रक्रिया है, ये जो बताया जा रहा है कि एक साथ 10 करोड़ बंगालियों पर दिल्ली की सरकार जो है हमला बोल रही है, बंगालियों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, क्या ये ऐसा है या फिर जो चुनाव आयोग कर रहा है जिसके नतीजे हमने बिहार में देखे? बिहार ने, आप पिछला 20-25 साल पुराना मत जाइए, 25 साल में बिहार में कभी इतनी वोटिंग ही नहीं हुई जो मत प्रतिशत हम बिहार में देख रहे हैं। राहुल जी देखिए, ये तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है प्रकाश भाई, कि लोगों में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि देखिए आपका वोट चोरी हो सकता है, लेकिन लोगों ने उसके बाद में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, बिहार में अब तक का ये सबसे बड़ा मतदान है। इतने भारी मतों में लोग घरों से निकले और जाकर के मतदान कर दिया। ये दिखाता है कि भारत की जनता ये बेवकूफ नहीं है, ये बहुत समझदार है। आप लाख कोशिशें कर लें। देखिए क्या होता है कि बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बंगाल की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी विपरीत हैं, क्योंकि वहां पर एक तो जो बांग्लादेशी लोगों का बड़ा एक गैंग, एक गुट है, वो वहां पर काफी सक्रिय है। और सक्रिय इसलिए है क्योंकि उन पर वहां की सरकार का हाथ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो तकलीफ वहां की सरकार को हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें पता है उनकी सियासी जमीन खिसकने वाली है। जो अभी तक नहीं हुआ बंगाल में वो अब होने वाला है। दिक्कत इसी बात की है, इसीलिए ये सारे के सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन यहां एकदम रुख साफ है केंद्र सरकार का कि भाई साहब, हमने जो कहा है हम वो करके दिखाएंगे। 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। इसमें समय लगेगा लेकिन हम करेंगे, और ठीक वैसी ही कार्रवाई जारी है। सबसे पहले तो इन घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है, फिर इनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, और उसके बाद में एक कार्रवाई ऐसी होगी कि इनको यहां से खदेड़ करके निकाला जाएगा। एक बहस ऐसी है प्रकाश भाई, इस देश का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है जो लगातार सरकार से यह सवाल पूछता है कि आप ये तो कहते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे लेकिन संख्या नहीं बताएंगे। ये ठीक वैसा ही है जब लोग ये कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हुआ क्या? मंदिर भी बन गया, बिना किसी को तारीख बताए हुए सब कुछ हो गया। सब कुछ हो सकता है, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सवाल है कि इच्छा शक्ति कहां है? क्या आज से पहले जो सरकारें थी उनमें ये इच्छा शक्ति थी? नहीं थी, क्योंकि वही जो पहले सरकार में थे आज विरोध में हैं। विरोध किस बात का? घुसपैठियों को बाहर निकालने का। भाई ये विरोध कैसे हो सकता है? और अब उनसे एक और दिलचस्प चीज ये है कि ये ममता बनर्जी जो आज सरकार में है, जिस समय वामपंथियों की सरकार होती थी, ममता बनर्जी ने इस देश की संसद में कहा है कि बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी एक बड़ी समस्या है। तब वामपंथियों की सरकार वेस्ट बंगाल में हुआ करती थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके समय में ये कहा है खुद की ममता बनर्जी ने। लेकिन चूंकि आज वही ममता बनर्जी वाम स्टाइल की पॉलिटिक्स बंगाल में कर रही हैं, वही तौर तरीका है, तो आज इनके लिए वोट बैंक की समस्या अलग हो गई है और आज वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की कोई समस्या उनको लगती है, क्योंकि जो वोट बैंक वाम दलों का था वही वोट बैंक ममता दीदी का है। उस समय देखिए, राजनीति चमकाने के लिए और सत्ता में आने के लिए ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं जब कोई इंसान कहता है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है? आप जो कह रहे थे वो आज आप उस पर टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, समस्या इसी बात की है प्रकाश भाई, और बिहार में जो ये प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों को क्या कुछ नहीं कहा गया, सड़कों पर आइए, आपका वोट कट रहा है, आप चुप क्यों हैं, आप शांत क्यों हैं, आप खामोश क्यों हैं? देखिए, समस्या उस बात की है
जो यहां भारत में रहने वाले लोग हैं जिनके वोट कटे, उन्होंने अपील की, उनके वोट बन गए, जुड़ गए। लेकिन जो इस देश का रहने वाला है ही नहीं, जो घुसपैठिया है, भाई जो पहले गलत है वो क्यों करेगा? वो जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? तो देखिए समस्या इसी बात की है और इसीलिए ये पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि यहां ये दिख रहा है कि हमारे साथ में अब क्या होने वाला है। दरअसल एक और बात है राहुल भाई, ये जो गुट है, हाँ। जो अपील नहीं कर पा रहा है, जो सच में घुसपैठिया है, ये उसको भी एक तरह के मनोबल दे रहे हैं जो पॉलिटिकल क्लास है कि हम आपके साथ हैं, हमारी बैकिंग आपके साथ है, आप सड़कों पे निकलो, तो ये तो बिल्कुल आप हिंसा करो, आप आगजनी करो और बताओ कि हम यहीं के लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारा नाम नहीं जुड़ा जा रहा है। नैरेटिव तो ऐसे ही क्रिएट किया जाता है। देखिए ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन उनकी लड़ाई लड़ रहा है। भाई जो गलत है वो गलत है, वो दिखाई दे रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। और यहां समस्या इस बात से है कि आप लोग देखिए कैमरे के सामने आकर के ये तो कह रहे हैं कि इस देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। आप मुझे बताइए बिहार में कितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनके वोट कटे? वोट कट गए, बताइए ना, कहां हैं वो लोग? वो लोग कहां हैं? वो लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? ये मजबूरी क्यों है विपक्षी दलों की कि जानबूझकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा जाता है कि आपका खून कब खोलेगा? नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, म्यांमार में जो हुआ, वो भारत में क्यों नहीं हो रहा है? तो जब इस तरह की बातें करने के लिए कोई मजबूर हो जाए तो समझ में आ जाता है कि परेशानी क्या है। परेशानी यही है। देखिए बंगाल की अगर हम बात करें, बंगाल में एक तो एक बड़ा वर्ग, ये जो घुसपैठिया वर्ग है, ये है जो पहले वाम खेमों को वोट करता था, फिर इन पर पकड़ बना ली दीदी ने, ये लगातार दीदी को वोट करते हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो डर के मारे वोट करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने वोट कर दिया किसी दूसरे को तो फिर हमारे लिए परेशानियां हो सकती हैं। और ये हमने क्या देखा नहीं क्या, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में ये बंगाल में कितनी घटनाएं ऐसी सामने आई। चुनाव में, पंचायत चुनाव में ऐसा हो जाता है। दर्शकों, बंगाल कितना संवेदनशील है आप इस बात से समझना, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल और पंजाब में, सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल ऐसा जला कि बताया गया कि महात्मा गांधी वहां जाकर के बैठ गए। और आजकल हाल फिलहाल एक फिल्म भी आई थी, नाम मैं भूल रहा हूं, जिसमें गोपाल पाठा के बारे में बताया गया, एक बंगाली क्रांतिकारी जिसने लोहा लिया इस्लामिक कट्टरपंथियों से, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर इस कदर बहुसंख्यकों को मारा गया कि, और जब महात्मा गांधी को ये लगा कि दूसरी तरफ से लोग जवाब दे सकते हैं, महात्मा गांधी जाकर वहां धरने पर बैठ गए। और इसी बात पर गोपाल पाठा की महात्मा गांधी को लेकर बहुत सारी आपत्ति थी जो उस जमाने में थी। आप जब हिंसा का रक्त रंजित इतिहास निकालेंगे, वेस्ट बंगाल में उस दौर में लाखों हिंदू ऐसे ही मार काट दिए गए। अब आप जब हमारी बंटवारे का आधार धर्म था, बावजूद इसके बगल में जब ऑलरेडी एक इस्लामिक देश है, वेस्ट बंगाल के बगल में बांग्लादेश, उससे सटे हुए इलाके जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, जिन जिलों का मैं नाम ले रहा हूं, और वो इलाका जो खासकर ऊपर सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जाता है, जिसको लेकर एक बार एक जेएनयू वाले ने कहा था, हमने पहले भी आपको बताया, शर्जील इमाम, जिसने कहा कि हमारी संख्या तो उस इलाके में सबसे ज्यादा है। सीए एनआरसी के दौरान उसने कहा कि हमारी संख्या उस इलाके में ज्यादा है कि क्या हम उस इलाके को भारत के बाकी हिस्सों से काट सकते हैं? का मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं उसको भारत के मेन लैंड से काट देना। आप इतनी बड़ी बात समझो। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है ये यूं ही नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि स्वतः स्फूर्त है, लोग नौकरी करने, कमाने या कमी की वजह से बांग्लादेश छोड़कर भारत आए, नहीं। ये सब कुछ साजिशन है कि कल को जिस समय आपका देश संकटों में होगा, मुसीबतों में होगा, उस समय आपको अंदर से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। जो बात पहले हमारे यहाँ पूर्व सेनाध्यक्ष कह चुके हैं, 2.5, वो जो 2.5 फ्रंट है, 0.5 फ्रंट आपको इन हाउस इसी तरह के इलाके, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका है जहां डेमोग्राफिकल चेंज, मुर्शिदाबाद में 70%, मालदा जैसे इलाकों में 40-50% मुस्लिम आबादी है। और ये आबादी वो आबादी है जो कभी बांग्लादेश जिन्होंने चुना था, और उस भाई आपने पाकिस्तान लिया धर्म के आधार पर लिया, और आपने अब बांग्लादेश लिया धर्म के आधार पर लिया, लेकिन अब आपको हिंदुस्तान बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जरा ये सोचिएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है
वो इसलिए जरूरी है कि इस देश का जो लोकतांत्रिक जो चुनावी ढांचा है, जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, वो हम कैसे किसी दूसरे के हाथ में जाने दे सकते हैं। बांग्लादेशी नागरिक आकर के तय करेंगे कि वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार होनी या नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी हो सकती है, राजनीतिक दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन बतौर नागरिक, बतौर वोटर आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या आप अपने देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाने को देने को तैयार है? क्योंकि जब राहुल जी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत सरकार ने नोटिफिकेशन दिया कि अगले 24-48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं भारत छोड़ दें, तो कितने सारे लोग निकल करके सामने आ गए जो सालों से भारत में रह रहे हैं। पति पाकिस्तान में है, बच्चे पाकिस्तान में है, लेकिन पत्नी जी यहाँ पर बैठी हुई है, इस सब तरह के, और सालों से रह रहे हैं। जाने का वापस, अरे भाई ये कौन सा संबंध है? शादी आपने पाकिस्तान में कर ली, लेकिन सालों से आप भारत में रह रही हैं, आप अपने पति के पास जा भी नहीं रही। और बहुत सारे उसी दौरान आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए जो आसपास कैंटोनमेंट इलाके में, सेना के इलाके में जासूसी के, जिन पर आरोप लगे। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल का SIR, वहां पर अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी असफलता समझिए चुनाव आयोग के लिए और इस देश के लिए भी, क्योंकि संवेदनशीलता के लिहाज से जो कश्मीर को आपको लगता है कि कश्मीर बड़ी विस्फोटक स्थिति में होता है, कश्मीर से ज्यादा चिंताजनक स्थिति केरल और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों की है, राहुल जी। बिल्कुल। और देखिए यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लगातार उनको लेकर के आप राजनीति अपनी चमका रहे हैं, तो ये मजबूरी आपकी क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है प्रकाश भाई कि आप उनके सहारे ही सत्ता में आ सकते हैं। ये जो खेल जो चल रहा है, वेस्ट बंगाल के अलग अलग इलाकों में जगह जगह चेकिंग हो रही है, आधार कार्ड ऐसे फीके मिल रहे हैं, सैकड़ों हजारों आधार और कार्ड। देखिए ना, मतलब एक सत्तारूढ़ दल वो कैसे ये सब रोकने के लिए वो सड़कों पर उतर जाता है। उनके मंत्री, उनके बड़े बड़े नेता, वो बीजेपी के नेताओं को देके धमकियां दे रहे हैं कि आप CISF CRPF के बिना यहां पर आकर के दिखाइए। ये क्या है? इससे क्या प्रतीत होता है? आप किनकी पैरवी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो सियासी जमीन है खिसकने वाली है। यहां एक सबसे बड़ी बात एक और भी है, वो नेता जो लगातार मूर्ख बना करके ये देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। देखिए, जो वहां के लोग रहने वाले हैं वो भली भांति जानते हैं कि वहां क्या हुआ, क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अभी तक लोग शांत क्यों थे, खामोश क्यों थे, चुप क्यों थे? सब कुछ तो करके देख लिया। देखिए, जिस समय बीजेपी केंद्र सरकार में आई उस समय से ही लगातार सरकार का रुख यही है कि भाई हमें ये स्टेप आगे बढ़ाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ये धीरे 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 करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है, योजनाएं बनानी पड़ती हैं। आप अगर कल को कुछ हुआ, देखिए आगजनी, विरोध प्रदर्शन, वहां पर जो अधिकारी जा रहे हैं उनके साथ में देखिए क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं। ये किसी से छुपा हुआ है क्या? ये लोग वही काम करते हैं डर बैठाने के लिए। पहले से ही, जैसे ही चुनाव आयोग ने कहा कि हम SIR कराएंगे, बंगाल में भी होगा, तुरंत वहां से कह दिया गया हम नहीं होने देंगे। और पूरा राज्य में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि NRC हो रहा है, NRC हो रहा है। मतलब ये सुनिए ना आप कि हम नहीं होने देंगे। अरे क्यों नहीं होने देंगे? अगर सरकार NRC भी कराएगी तो फिर क्यों नहीं होने देंगे? ये क्या जो सरकार ने कानून बना दिया, इस बात को बताइए। आप संविधान की बड़ी पैरवी करते हैं, संविधान को बचाते हैं, संविधान हाथ में लिए फिरते हैं। देखिए, हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसी संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार ने जो कानून वो बन गया, संसद में जो बिल पास हो गया, जो कानून बन गया, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपके पास में वो अधिकार है ही नहीं। यही वो लोग हैं जो कह रहे थे कि हम CAA अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। इनके जो गठबंधन के घटक दल हैं, जो अलग अलग राज्यों में सरकारें चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। अरे भाई, क्यों नहीं होने देंगे? इन्हीं के जो घटक दल के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून अगर हमारी सरकार बन जाती है तो उसको फाड़ करके कूड़े में फेंक देंगे। अरे कैसे फेंक देंगे भाई? कैसे फेंक देंगे? क्या इतनी समझ आपको नहीं है? और समझ है फिर भी आप इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस देश की जनता को आप मूर्ख मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। देखिए, यह जमाना अलग है। अब हम 2025 में जी रहे हैं। 11 साल से लगातार बीजेपी NDA वो केंद्र सरकार में है, बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं। समस्या और जगह क्यों नहीं होती? देश के गृह मंत्री अमित शाह कई मंचों से ये कह चुके हैं, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, बताइए वहां ये घुसपैठिए कैसे बढ़ रहे हैं।
नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है, हमने कंट्रोल किया है, लेकिन समस्या वहां है जहां हमारी सरकार नहीं है। बंगाल वहां सबसे बड़ी बीमारी है, कुछ हद तक बिहार है, झारखंड है। देखिए ये नैरेटिव होता है, नैरेटिव आप गढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां की जनता को आपकी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मायने रखता है। और जिनकी लड़ाई लड़ने की आप बात करते हैं कि हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मुझे बताइए ये किनके हकों पर डकैती डालने का प्रयास हो रहा है? आप देखिए वहां जो तेजी से ये डेमोग्राफी जो बदल रही है, ये किनके हकों को छीनने का प्रयास हो रहा है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि अगर ये सॉलिड वोट बैंक हमारा बन गया, ये हमें वोट करते रहेंगे, ये तो हमारे अलावा कहीं जाएंगे नहीं। केवल उनको खुश करने के लिए आप इस तरह की मीडिया में आकर के बयानबाजी करते हैं। राहुल जी कि ये जो इस तरह के लोग हैं, क्या ये इस देश की भलाई करने आए हैं? क्या ये चाहते हैं कि भारत विकास में नंबर 1 हो जाए, भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो जाए? इनकी मंशा ये सब कभी नहीं है। इनकी मंशा सिंपल ये है कि जब तक रोटी पानी चल रहा है, और जिस दिन आपने मना किया भाई साहब आप हमारे घर में क्या कर रहे हो, उस दिन वो आपके घर को आग लगा देंगे आग। भारत ये कई बार देख चुका है। वेस्ट बंगाल बेहद संवेदनशील है, एसआईआर की प्रक्रिया करा सकने में चुनाव आयोग कितना कामयाब होता है ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद एक बात तय है कि बंगाल में ये जो राजनीतिक आग है ये बहुत तेजी से फैलने वाली है। इस राजनीतिक आग की चपेट में पूरा देश भी आ सकता है। हमारा आपका कर्तव्य ये है कि इस राजनीतिक आग को जो भी लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उस आग पर जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि हर राजनेता अपने अपने हिसाब से आपको कहानी बताएगा। लेकिन समझदारी बस इतनी बात में है कि आप ये सोचिएगा कि जो बांग्लादेश इस्लाम के नाम पे बन गया, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बन गया, फिर भी इस देश में ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा है कि वो ब्राजील वाली फोटो आपको दिखा देंगे, लेकिन उनके पास बांग्लादेश या बांग्लादेशी नागरिक की इस देश के वोटर लिस्ट में कोई फोटो उनके पास दिखाने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि कहानी वोट बैंक पर आ जाती है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।